हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सीईटी का जो पेपर हुआ था 10+2 का जो फाइनल पेपर, जो सीरीज़ थी 134F, ठीक है। इसमें जो आपके राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन राजस्थान जीके का देखेंगे अपन सबसे पहले। 10 या 11 ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आगे जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको देखने में समस्या ना हो। तो कौन सा तथ्य संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा तथ्य है जो संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है। तो देख लेते अपन क्या है इसका। एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम 5 लाख आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य। ऑप्शन नंबर सी 40% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों का चयन। ऑप्शन नंबर डी राशि का ग्राम पंचायतों का आवंटन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो तथ्य है ये आपका संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ संबल ग्राम योजना के अंदर क्या है मामला। देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। देखो ये जो योजना स्टार्ट हुई थी ना, ये हुई थी आपके 18 अगस्त, आपको याद रखना कब शुरू हुई थी, 18 अगस्त 2019 को ये योजना आपकी स्टार्ट हुई थी। सॉरी गाइस 2019 नहीं 2009 में, है ना। 18 अगस्त 2009 में आपकी योजना शुरू हुई थी। पहले इस योजना के तहत ग्राम विकास पर 5 लाख रुपए तक का खर्च किया जाने का प्रावधान था, किंतु राजस्थान सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश के अनुसार 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और सहकारी निगम की बैठक में चयनित संबल ग्राम के विकास हेतु 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने लाख रुपए खर्च किए जाएंगे? 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना। पहला आपका क्या था 5 लाख था, अब बढ़ाकर इसे 10 लाख कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आगे देख लेते अपन गाइस। इस योजना के तहत जो चयनित संबल ग्राम होते हैं उसमें पक्की सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल जैसी आधारभूत ढांचे के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल। इसके अलावा राजस्थान के ऐसे ग्राम जिनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% से अधिक है, तो ऐसे सभी ग्राम संबल ग्राम विकास योजना के तहत वर्गीकृत किए गए हैं आपके, ठीक है, क्लियर। एक गाँव को अधिकतम 5 लाख, अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके बिल्कुल सामने है और 13 का आंसर क्या होगा अपन देखते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम है, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग की आपकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो आपके सुमन बेरी है। कौन है भाई? उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा वर्तमान में जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के? तो वो है सुब्रमण्यम। कौन है भाई? बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। पहले मैं आपको बात कर लूँ कि सबसे पहले जो इसके उपाध्यक्ष थे किसके? अपने नीति आयोग के, वो कौन थे? तो प्रथम जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके अरविंद पनगड़िया। और पहले सीईओ कौन थे? तो खुल्लर। पहले सीईओ कौन थे? आपके खुल्लर थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैथ्स हो गया आपका। इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं अपन। ये आपका रीजनिंग, ये आपका आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? ये आपको बताना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य जो भी है। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। रानी रामरसदे, रानी रूपलदे, रानी भीमलते और रानी उमादे भटियाणी। तो देखो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा।
रानी राम रस्ते ने करवाया था। तेबारी गांव के अंदर त्रिमुखी बावड़ी जो कि आपकी कहाँ पड़ती है, तो आपके उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है आपके, ये उदयपुर में पड़ती है आपकी। क्लियर गाइस। इसके अलावा इसका जो निर्माण है ना, ये रानी राम रसते यानी राज सिंह की जो रानी थी राम रस्ते के द्वारा करवाया गया। अब बावड़ियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की अपन बात करते हैं। बावड़ियों का शहर किसे क्या कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, तो आपको बूंदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बूंदी को। कलात्मक बावड़ियों के लिए जो राजस्थान का फेमस क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आपका शेखावटी क्षेत्र जो है कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बावड़ियाँ बनाने वाले जो कारीगर होते हैं ना, वो कहाँ के होते हैं, तो आपके भीनमाल जालोर के होते हैं। कहाँ के होते हैं, भीनमाल जालोर के। इसके अलावा बावड़िया जो बनाता है उसे कागरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बावड़ियों का जो वास्तुकार या बनाने वाला होता है उसे कागरिया के नाम से जाना जाता है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि राज्य की 6 बावड़ियों पर देखो दिसंबर 2017 में डाक टिकट जारी हुआ था। कब, दिसंबर 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको याद रखना। सबसे पहली बावड़ी आपकी चांद बावड़ी जो कि आभानेरी दौसा में, दूसरी बावड़ी आपकी रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में पड़ती है, तीसरा आपका नागर सागर कुंड जो कि आपका बूंदी में पड़ता है, तीसरी बावड़ी आपकी निमराना की बावड़ी अलवर, पांचवी बावड़ी आपकी पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर, और छठा तुअर जी का जालरा जोधपुर में। ठीक है। इन 6 बावड़ियों पर 2017 के अंदर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है। इनसे रिलेटेड सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जैसे नागर सागर कुंड कई बार पूछा जा चुका क्योंकि चर्चा में थी इसलिए इससे पूछा गया। चांद बावड़ी आवानेरी दौसा, रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, निमराना की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी और तुअर जी का जालरा जो कि आपका जोधपुर में पड़ता है। अब अपन और बात कर लेते हैं, जैसे कि राजस्थान में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बावड़ी जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं तो वो है चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी आपकी, चांद बावड़ी। यहाँ से आपके अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक चांद बावड़ी जो आपकी जोधपुर में, इसका सवाल कल के ही पेपर में आया था कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो चांद बावड़ी है वो कौन सी बावड़ी है, सबसे बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी है जोधपुर में पड़ती है। एक चांद बावड़िया की आभानेरी दौसा के अंदर पड़ती है। कल मैंने गलती से आपको एक चांद बावड़ी सिरोही बताया था, वो गलत कहा था मैंने। दूध बावड़ी है आपकी सिरोही के अंदर। कौन सी बावड़ी है, दूध बावड़ी। तो चांद बावड़ी की बात करता हूँ तो देखो ये बांदीकुई रेलवे स्टेशन दौसा से 8 किलोमीटर दूर साबी नदी के तट पर चांद बावड़ी के नाम से विख्यात आभानेरी बावड़ी, जिसका निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहार निकुंभ राजा चांद ने करवाया था। ये 13 मंजिला है। ये बावड़ी 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसे भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियाँ है। इसके ठीक सामने प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर भी बना हुआ आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो चांद बावड़ी, आलूदा की बावड़ी, भंडारेज की बावड़ी को एक ही रात में बनाया गया था। ये तीनों सुरंग से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस बावड़े को अंधेरे और उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो शानदार मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। एक अंग्रेजी फिल्म हुई थी द फॉल, एक हिंदी फिल्म हुई थी पहली। ठीक है। इसके अलावा एक भूल भुलैया फिल्म सहित कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ की जा चुकी है आपकी। कौन सी में, चांद बावड़ी जो कि आभानेरी दौसा के अंदर पड़ती है। ठीक है। कौन सी, अंग्रेजी फिल्म द फॉल, हिंदी फिल्म पहली और हिंदी फिल्म भूल भुलैया की शूटिंग यहाँ पर आपकी की जा चुकी है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, देखो एक आपकी है रानी जी की बावड़ी। ठीक है। ये बावड़ी जो है सभी बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। ये बूंदी के नगर में स्थित है, यानी बूंदी सिटी में स्थित है। इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो राजा अनुरुद्ध सिंह की जो रानी थी ना, नाथावती के द्वारा 18वीं सदी के पूर्वार्ध में करवाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। और इस बावड़ी की गणना एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों के अंदर की जाती है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम बताना आपको। तो देखो एडवर्ड मिल बिल्कुल नहीं, शार्दुल मिल भी नहीं, महालक्ष्मी मिल भी नहीं। जो करसना मिल है ना, ये राजस्थान की पहली सूती मिल थी। कहाँ स्थित थी, आपके ब्यावर में स्थित है, अजमेर ब्यावर में, जो कि अब ब्यावर नया जिला बन गया आपका। ठीक है। अब ब्यावर में चली गई, पहले अजमेर में थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1889 के अंदर हुई थी। किसने करी थी, तो इसकी जो स्थापना करी थी सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा द करसना मिल्स लिमिटेड, ये राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, ब्यावर जिले में स्थित है। पहले गठन से पहले अजमेर जिले में आती थी, अब आपके ब्यावर जिले में आती है। इसके अलावा देखो मैं और बात कर लेता हूँ। एक आपकी द एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, एडवर्ड्स मिल जो है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपके ब्यावर जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में हुई थी। करसना मिल की स्थापना 1889 में
और एडवर्ड मिल की स्थापना 1906 के अंदर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। एडवर्ड मिल लिमिटेड राजस्थान की दूसरी वस्त्र मिल है। देखो पहली तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में, अब अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा सवाल को घुमाया कि राजस्थान की दूसरी सूती मिल कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, जो कि आपके कौन से जिले में पड़ती है, ब्यावर में पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा एडवर्ड मिल्स लिमिटेड राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल भी थी। याद रखना, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम जो थी ना, वो सूती कौन सी थी, एडवर्ड मिल्स थी, ठीक है। लेकिन ये 1998 से ये बंद हो गई है, ठीक है, बंद पड़ी है 1998 से, ठीक है। इसके बाद में एक मिल की और बात कर लेता हूँ। एक आपकी मिल आ जाती है कौन सी, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ये आपकी कहाँ पड़ती थी, ये आपकी जो पड़ती है बिल्कुल आपके ब्यावर जिले में पड़ती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। करसना मिल की स्थापना 1889, एडवर्ड मिल की स्थापना 1906, महालक्ष्मी मिल की स्थापना 1925, ठीक है। और ये जो महालक्ष्मी मिल से आपके कहाँ पड़ती है, तो ये ब्यावर जिले में पड़ती है, ठीक है। पहले ये अजमेर में आती थी, लेकिन अब ब्यावर जिले में पड़ती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है। तो इसका देख के सही आंसर क्या हो जाएगा, अपन देख लेते हैं इसका। बिल्कुल इसका जो शानदार होगा, देखो देव जी का मेला भी नहीं लगता, गोगा जी का भी नहीं लगता, रामदेव जी का नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर बी पापू जी का जो मेला है वो कोल्लू फलोदी में लिखता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो पापू जी के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में अपन देख लेते हैं। राठौड़ राजवंश के जो पापू जी राठौड़ का जो जन्म हुआ वो 1239 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, 1239 ईस्वी में फलोदी जोधपुर के निकट कोल्लूमंड गांव के अंदर। इनके पिता धांधल जी थे, इनकी माँ की बात कर दूं तो कमलादे थी, ठीक है। इनका जो विवाह हुआ था वो उमरकोट के जो राजा थे ना, सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री थी सुप्यारदे, जैसे फूलम देवी कहते हैं, सुप्यार देवी कहते थे, इसके साथ हुआ था, ठीक है। ये फेरों के बीच में उठकर अपने बहनोई जो जिंदराव खींची थे उससे देवल चारणी की जो कालमी घोड़ी की मांग कर उसकी गाय छुड़ाने चले गए थे, ठीक है। केसर काल में जो घोड़ी थी ना वो देवल चारणी की थी। वो कौन मांग के लाए थे, पापू जी अपनी शादी के लिए मांग के लाए थे। तो पीछे से क्या हुआ, जो उनके बहनोई थे ना जिंदराव खींची, उन्हें क्या देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गए थे, उन्हीं को छुड़ाने के लिए गए थे। तो देछुगाम 1276 में युद्ध हुआ और वही वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा प्लग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में भी इन्हें पूछा जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट और सांडे लाने का जो श्रेय जाता है वो पापू जी को जाता है। ऊँटों की जो पालक रायका और रेबारी जाति है ना अपना आराध्य देव मानती है, क्लियर। ये थोरी भील जाति में अति प्रिय यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। और ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो पापू जी की जो पाग है ना, पाग वो केसर काल में घोड़ी और बाई और झुकी हुई है, ठीक है। ये आपको याद रखना। इनका बोध चिन्ह जो है वो भाला है। इनका मेला जो लगता है कोल्लू मंड में लगता है। कोल्लू या कोल्लू मंड के तो कब लगता है, तो चैत्र अमावस्या को लगता है। बिल्कुल आपको तिथि याद रखनी, चैत्र अमावस्या का इनका मेला लगता है प्रतिवर्ष। और पापू जी से संबंधित गीत पवाड़ माठ वाद्य यंत्र के साथ जो नायक जाति के बोपे होते हैं वो इनको गाते हैं। इसके अलावा मैं और तथ्यों की बात कर लूँ तो देखो चांदा डेमा हरमल ये पापू जी के सहयोगी रख सकते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा पापू जी के 5 साथी थे, चांदोजी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी। ये 5 पापू जी के आपके सहयोगी थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ पापू जी की यशोगाथा गाते हैं, जिन्हें स्थानीय बोली में पापू धनीरी बाचना कहते हैं। पापू धनीरी बाचना आसिया मोड़ जी द्वारा लिखित पापू प्रकाश पापू जी की जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। ये आपको याद रखना है। पापू प्रकाश के जो लेखक है आसिया मोड़ जी है। इसके अलावा पापू जी के जो अनुयायी है वो थाली नृत्य करते हैं, ठीक है। और इन हाड़ फाड़ का लोक नृत्य भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके सामने है, देखते हैं। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ के जो राज्यपाल थे कौन थे आपको बताना है। राष्ट्रपति शासन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। और मैं इस सवाल का आपको आंसर बता देता हूँ कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय आपके जो राज्यपाल कौन थे। सरदार गुरमुख निहाल सिंह बिल्कुल नहीं थे, सरदार हुकुम सिंह बिल्कुल नहीं थे, सरदार जोगेंद्र सिंह भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
प्रथम राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो आपके जो राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। देखो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपका कि राष्ट्रपति शासन कौन सा एक्ट में आपको दिया हुआ है, तो 356 में। कौन सा एक्ट में आपको दिया हुआ? 356 अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल के अंदर आपको दिया हुआ है। अब राष्ट्रपति शासन कब कब लगता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो अनुच्छेद 356 के अनुसार मैं बात करूँ तो यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य सरकार में संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, ठीक, तो वे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, पहली बात। दूसरा, यदि किसी राज्य में आम चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, ना ही कोई गठबंधन सरकार बने, तब भी आपका राष्ट्रपति शासन लगेगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब भी आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और इसके अलावा यदि ये आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति का ये निर्णय केवल उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर के आधार पर ही लिया जाए, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर यदि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों में कोई भी राज्य सरकार की पालना ना करे तो उस राज्य में भी संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा और राष्ट्रपति शासन आपका लगा दिया जाता है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा की जाती है ना वो राज्यपाल की सिफारिश पे की जाती है। और दूसरा आपको याद रखना कि एक बार राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के भीतर ही संसद से अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है तथा उसके बाद इसे 6 माह की अवधि के लिए अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने साल बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके राजस्थान की। देखो राजस्थान के अंदर पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1967 में लगा था। इस समय जो आपके राज्यपाल थे मैंने बताया था संपूर्णानंद थे और मुख्यमंत्री जी तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। बिल्कुल आपको याद रखना 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक था, ये आपको याद रखना है। यानी राज्य की जो चौथी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसी कारण राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन आपका लगाया गया। क्लियर? अब अगला तथ्य, दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना उसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्लियर गाइस? दूसरा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था 1977 में, ठीक है। ये 5वीं राजस्थान की जो विधानसभा थी 1977 में, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ना हरिदेव जोशी के शासनकाल में 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन रहा। इस समय राज्यपाल की बात कर लूँ तो वेदपाल त्यागी थे, सीएम कौन थे आपके? कौन थे? हरिदेव जोशी थे। तीसरे राष्ट्रपति शासन की बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान के अंदर जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था आपका कब लगा था? 1980 में लगा था। कब लगा था? 1980 के अंदर लगा था। 17 फरवरी 1980 को पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और मध्यावधि चुनाव भी होते हैं। अब आपको ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन से राष्ट्रपति शासन के अंदर निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो आपका कौन सा होगा? तीसरा जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ठीक है। ये 16 मार्च 1980 से लेकर 6 जून 1980 तक लागू रहा था। ये करीब 100 दिन तक लागू रहा। कितने दिनों तक? 100 दिन तक। इस समय जो राज्यपाल थे वो रघुकुल तिलक थे, जबकि मुख्यमंत्री आपके जो थे वो भैरू सिंह शेखावत थे। कौन थे भाई? भैरू सिंह शेखावत। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के अंदर चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1992 में लगा था, ठीक है। ये चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था 6 दिसंबर 1992 से लेकर 15 दिसंबर 1992 को लगा था, जो कि 4 दिसंबर 1993 को खत्म हुआ था। क्लियर भाई? 6 दिसंबर 1992 का जो बाबरी मस्जिद के कारण जो दंगे चल रहे थे ना, उसी कारण चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 को, जो कब तक चला था? 4 दिसंबर 1993 तक चला था, ठीक है। इस समय मुख्यमंत्री आपके भैरू सिंह शेखावत थे, जबकि राज्यपाल आपके कौन थे? चन्ना रेड्डी आपके राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भैरू सिंह शेखावत ने अपनी सरकार भी बनाई थी, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने जो 4 राष्ट्रपति शासन थे राजस्थान में वो मैंने आपको बता दिया। पहला 1967, दूसरा 1977, तीसरा 1980, चौथा आपका 1992। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। चिलिका झील डैश नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये साइंस हो गया आपका, ये साइंस हो गया।
इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं अपन राजस्थान जीके का कोई सवाल। अच्छा, ये पॉलिटी वाला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नांकित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रस्तांकित करता है? बहुत शानदार सवाल था। तो कौन करते हैं? ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो कौन है आपके? तो ओम बिरला है। कौन है भाई? ओम बिरला, जो कि कोटा से हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? ये आपको बताना है। शानदार सवाल है। और इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कांता भटनागर थी। कौन थी भाई? कांता भटनागर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसके अलावा मैं कुछ तथ्य आपसे शेयर कर लेता हूँ मानवाधिकार आयोग के बारे में। देखो, मानवाधिकार की जो प्रथम तो अध्यक्ष कौन थी? जस्टिस कांता भटनागर। दूसरे कौन बने थे आपके? जस्टिस सगीर अहमद। तीसरे कौन बने? जस्टिस आपके नगेंद्र यानी एन.के. जैन। और वर्तमान के अंदर कौन बने हुए? तो आपके जी.के. व्यास यानी जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास आपके वर्तमान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष बने हुए हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है ना, वो एक समिति के माध्यम से होती है। उस समिति का अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। उसके जो सदस्य होते हैं, एक तो आपका गृह मंत्री होता है, एक अपन नेता विपक्ष का यानी विधानसभा में जो नेता विपक्ष होता है वो होता है, एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राज्य में अगर विधान परिषद हो तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होता है। लेकिन राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, तो आपका एक तो गृह मंत्री, एक विपक्ष का नेता, एक विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होता है। फिर इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। What was the percent of population of Rajasthan in relation to India in the year 2011? तो 33 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 5.55। यानी सवाल क्या पूछा आपका कि राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो 33 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.66%। कितनी भाई? 5.66%, यानी 5.66% पूरे भारत की जो जनसंख्या उसका हिस्सा है। राजस्थान में कितना रहता है? तो 5.66% बिल्कुल आपको रहता है। कितनी जनसंख्या राजस्थान की? 6,85,00,000। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 6.85 करोड़। कितने? 6.85 करोड़। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो चलो, ये सवाल कंप्यूटर का है आपका, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन राजस्थान जीके। इधर तो नहीं, इधर आ जाओ अब। रेजाकला युद्ध स्मारक स्थित है, कहाँ स्थित है? रेजाकला वॉर मेमोरियल इज सिचुएटेड इन लद्दाख, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 38 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेजाकला आपका लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख के अंदर पड़ता है, जो कि लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना था। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल अभ्यारण्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा है। तो इसका ऊनी खादी भी नहीं है, थेवा कला भी नहीं है, चित्रकला भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ब्लू पॉटरी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ब्लू पॉटरी के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखो, जयपुर में ब्लू पॉटरी का निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो महाराजा राम सिंह को है। ठीक है, उन्होंने चूड़ामन और कालू कुमार को पॉटरी का काम सिखाने के लिए दिल्ली भेजा था और प्रशिक्षित होने पर उन्हें जयपुर में इस हुनर की शुरुआत की थी। ब्लू पॉटरी का निर्माण के लिए पहले क्रोटेस और चीनी मिट्टी
के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, फिर इन पर एक विशेष घोल चढ़ाया जाता है, और ये जो घोल होता है ना आपका, इसमें हरा कांच, कथीर, सांजी और कार्टेज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर बनाया जाता है। ब्लू पोट्री के रंगों की बात कर लूँ तो नीला, हरा, मटियाला और तांबाई रंग विशेष रूप से काम में लेते हैं। इसके अलावा देखो, ब्लू पोट्री का जो जन्म हुआ था ना वो ईरान में हुआ। कहाँ हुआ भाई? ब्लू पोट्री का जो जन्म स्थान कौन सा? ईरान है। राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए फेमस जिला कौन सा आपका? कैपिटल ऑफ राजस्थान यानी जयपुर। जयपुर में ब्लू पोट्री प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है ना वो मानसिंह प्रथम को जाता है, जिसे मिर्जा मानसिंह भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि सवाई राम सिंह के समय इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ था, संरक्षण सर्वाधिक दिया था। इसके अलावा अलवर के डबल कट जो वर्क पोट्री का कागजी कहा जाता है, यानी कागजी पोट्री आपकी अलवर की होगी। इसके अलावा कोटा के सुनहरी ब्लैक पोट्री फूलदानों और मटकों और प्लेटों के लिए प्रसिद्ध है आपकी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ब्लू पोट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, जो कि एक सिद्धस्त कलाकार थे। इनके योगदान के लिए 1974 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1980 में कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। खत्म, फिर इधर देखते हैं अपन। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपका। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिको। रिको की मैं बात कर लूँ तो रिको की जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में रिको की स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका जयपुर में। इसका काम क्या होता है भाई? राजस्थान के जो लघु है, मध्यम और वृहद उद्यमियों को ऋण देना है ना, दीर्घकालीन साख देना है, ऋण देना, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ गाइस किसकी? आरएफसी की। देखो आरएफसी यानी क्या होता था? आरएफसी आपने राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ। 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जयपुर में। इसका काम भी क्या? जो लघु मध्यम वृहद उद्योग है उनको बढ़ावा देना, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपकी, देखो एक होती है राजसिको की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई। कब हुई? 1961 के अंदर हुई थी आपकी, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी आपका जयपुर में। इसका काम क्या है? तो राजस्थान के जो लघु, कुटीर और खादी और ग्रामीण उद्यमियों के जो दस्तकार और कारीगरों का विकास करना, ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो एक आपकी होती कौन सी? एक आपकी होती रूडा जिसे कहते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूडा यानी रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई भाई? 1995 में हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना है। रिको की स्थापना 1969, आरएफसी की स्थापना आपकी 1955 में हो गई थी, राजसिको की स्थापना 1961 में हो गई और रूडा की स्थापना 1995 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया सारे, बार बार एग्जाम्स में बनते ही सारे आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नामों का उल्लेख हुआ है? तो कुवल्लीमाला नामक ग्रंथ के अंदर जो उल्लेख हुआ कितनी भाषाओं का हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ? उसके 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। और कुवल्लीमाला जो ग्रंथ है इनके जो रचयिता है वो कौन है? तो वो उद्योतन सूरी है। कौन है भाई? उद्योतन सूरी है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर में लगता है। माही सोम जाखम के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर में नवा टापरा गांव के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन आपका बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यहाँ की पाल की यात्रा सबसे ज्यादा फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। ये आ गया आपका 52। निम्नांकित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नटराजन चंद्र शेखरन, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करंट का सवाल था आपका गाइस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रामदेव जी की जो माता थी मैणादे थी। ठीक है, उनके पिता का नाम अजमाल जी था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम नेतलदे है। इनका जो मेला लगता है वो रुनेजा जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, जो रामदेव जी की जो झंडा है उसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। और रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उसे मेघवाल, जो रिखिया, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया। और रामदेव जी के जो गीत होते हैं उन्हें ब्यावड़े कहा जाता है। आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी कोलायत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बीकानेर में पड़ता है। कपिल मुनि की जो कि साधना स्थल कौन सा था? आपका कोलायत था। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, निम्न में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? तो राजस्थान में कौन से किस्म का कोयला होता है? तो आपका बेस्ट लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो राजस्थान में आपके अवेलेबल है, जबकि सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है आपका पीट होता है। कौन सा होता है? पीट। अगला क्वेश्चन देखते, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना देश से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2013। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देखो बांधवगढ़ है ना, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका एमपी के अंदर स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? तो 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग? राजस्थान पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाली। किसने की थी भाई? पाली ने। ये राजस्थान की दूसरी राष्ट्रीय स्काउट और जम्बूरी थी। पहले जम्बूरी का जो आयोजन हुआ था वो अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर के अंदर। अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव में जैव विविधता धरोहर स्थल देश में है। तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है। तो स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर जो होता है उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विवाह के लिए, व्यापार के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और घर बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और पहले अनुप्रति योजना के तहत 15,000 बच्चों का चयन किया जाता, अब इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया है। कितना कर दिया भाई? 30,000 आपका कर दिया है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है, ये आपको बताना है। तो नासिक, वृद्धा, प्रवारा, महाबलेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई थी, आपको बताना है। तो 87 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स थी। सुधा सिंह का जो संबंध था किससे था? एथलेटिक्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, छेलो शो एक फिल्म है, मलयाली है, मराठी है, बंगाली है, गुजराती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी मूवी है ये आपकी गुजराती मूवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस,
किस सभ्यता के मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता के अंदर आपको जो मकान और बस्तियां बनाई जाती थी उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता, पत्थरों का प्रयोग किया जाता। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज करी थी आर.सी. अग्रवाल द्वारा, कब? 1977 के अंदर। फिर 78 और 79 की मैं बात कर लूँ तो खुद के विजय कुमार के द्वारा उत्खनन किया गया था। गणेश्वर सभ्यता को देखो पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। सभी सभ्यताओं की ताम्रयुगीन सभ्यता उनकी जननी कहा जाता है, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। और यहाँ पर छल्लेदार बर्तन भी मिले, ठीक है। कपी स्वर्णी मर्दभांड भी यहाँ से प्राप्त हुई, आपको याद रखना। इसके अलावा मछली पकड़ने का कांटा, कुल्हाड़ी, सुई आदि जो तांबे के बने हुए वो आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के सर्वाधिक जो उपकरण प्राप्त हुए ना पूरे भारत में वो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। देखो गणेश्वर सभ्यता पहले आपके सीकर जिले में आती थी, लेकिन अब ये कहाँ आने लगी है? तो ये आपके बिल्कुल नीम का थाना जिले में आएगी। अब कौन से जिले में आ गई है? ये आपके नीम के थाना जिले के अंदर आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना में कितना परिव्यय आवंटित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 600 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना करोड़? 600 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ का सर्वप्रथम उत्खनन जो किया था अक्षयकीर्ति व्यास ने 1953 में किया था, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। फिर आर.सी. अग्रवाल, फिर एच.डी. सौकलिया के द्वारा किया गया है। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है जो कि उदयपुर जिले के निकट बेडस नदी यानी आयड़ नदी या बेडस नदी के किनारे पल्लवित हुई है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आहड़ सभ्यता से आपको 6 तांबे की मोहरें और 3 मुद्राएं प्राप्त हुई। उसमें से एक मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल बना हुआ, एक तरफ अपोलो की आकृति आपकी बनी हुई है। ये आपको याद रखना है। और इसको देखो स्थानीय भाषा में धुलकोट के नाम से जाना जाता है, जबकि 10वीं और 11वीं सदी में से आगाट दुर्ग या आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। पेरियार टाइगर रिजर्व यानी पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। कौन से राज्य में आता है पेरियार? तो बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। बिल्कुल ये आपके केरला में आता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइज। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है और वर्तमान में जो अध्यक्ष है छठे वित्त आयोग के कौन है? तो प्रद्युम्न सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइज। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63वें में से देश स्थान पर है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन से स्थान में है? 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों में बोरला आभूषण डेस पहना जाता है, यानी कहाँ पहना जाता है आपको बताना है। तो सिर पर पहना जाता है। बोरला आपका कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। राखड़ी आपका कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है, ठीक है। बोरला, राखड़ी, टीका, ठीक है, ये आपका कहाँ पहना जाता है? तो ये आपके सिर पर पहने जाते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। बुल्लाक आभूषण जो कि आपका नाक में पहना जाता है। राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 102 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने शिक्षकों को? 2 शिक्षकों को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो गागरोन का युद्ध जो लड़ा गया था वो महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य आपका लड़ा गया था, ठीक है। गागरोन का युद्ध जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको 1519 में हुआ था। कब हुआ था? 1519 में, ठीक। खातौली का जो युद्ध हुआ था आपका 1517 के अंदर हुआ था। बाड़ी का युद्ध जो हुआ था 1518 के अंदर हुआ था, ठीक है। और बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध दोनों आपके 1527 के अंदर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है? बार बार पूछा जाता है ये सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार कई बार पूछा गया। बिट्टू सूजा। राव जेतसिरो छंद जो लिखा हुआ किसके द्वारा लिखा? तो बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना देश में की जाएगी, कहाँ की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर के अंदर की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर के अंदर आपकी की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह है। तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको बताना। तो बिल्कुल ये ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। लू है, लू क्या है? तो गर्मियों की जो स्थानीय गर्म हवा होती है उसे लू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में चलती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहा पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? पग पुंगल यानी आपका पुंगल बीकानेर में पड़ता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, यानी कितना पठारी क्षेत्र है भारत के अंदर, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल 27% भाग राजस्थान क्या भारत का पठारी है। कितना प्रतिशत? 27% जो भाग है भारत में वो पठारी क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका किशनगढ़ शैली डैश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो किशनगढ़ शैली जो आपकी प्रसिद्ध है ना, क्यों फेमस है? बिल्कुल आपकी चित्रकला के लिए फेमस है। किसके लिए? पेंटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो इज जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो टू लॉन्च ए ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक आर्चर रेडार सैटेलाइट। यानी नासा और इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। तो 122 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निसार। और हाल ही के अंदर देखो कल अपने इसरो ने जो कि चंद्रमा के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है बिल्कुल, और जो कि देखो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला पूरी दुनिया का पहला देश बन गया आपका भारत। तो इससे रिलेटेड जो है ना चंद्रयान 3 से रिलेटेड करंट अफेयर आपको ज़रूर एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इसके जितने भी लैंडर है ना वो सारे, लैंडर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या, तो सारा आपको याद करना। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथन है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा किन वैज्ञानिकों ने क्या बनाया था इसके लिए, वो सारी चीज़ें, और कौन सा यान के अंदर गया था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बिल्कुल एग्जाम में बनेगा, आप एक बार देख लेना। बरेली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी? तो 123 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अशोक लीलैंड फैक्ट्री आपके अलवर के अंदर है, ठीक है, आपको याद रखना। पार्ले की फैक्ट्री आपकी कहाँ स्थित है? तो निमराना के अंदर है। हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री कहाँ है? तो आपकी अलवर के अंदर है। 3 फैक्ट्रियाँ बता दी मैंने, पार्ले फैक्ट्री निमराना अलवर, अशोक लीलैंड फैक्ट्री आपके अलवर के अंदर है, और एक मैंने आपको बताई थी हैवेल्स इंडिया की जो फैक्ट्री है वो भी कहाँ बनी हुई? आपकी अलवर के अंदर बनी हुई है। तो आगे बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 176 यानी अनुच्छेद 176 के अंदर आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 130 निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? 130वां क्वेश्चन आपका। सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। तो इसका जो इसको फाइनली डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, आपको याद रखना क्यों इसको डिलीट कर दिया गया था। तो इसकी चर्चा अपन नहीं करते, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 131 प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया एक है, क्या है? प्रचंड क्या है आपको बताना है। तो प्रचंड जो है ना आपका हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स आ गया। फिर मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा 2022 का संबंध है किससे है? तो ये आपको बताना। तो इसका जो संबंध आपका बिल्कुल महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फ़ोन से, जो कि अभी हाल ही के अंदर दिए जा रहे हैं, प्रथम शुरू कर दिया गया। राजस्थान की जो महिला है जो तो नरेगा के अंदर काम करती थी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय रोजगार, इंदिरा गांधी जो राजस्थान के अंदर जो रोजगार योजना चल रही है उसके अंदर जो काम करते हैं, इसके अलावा जिसकी पेंशन आती है, जिनका चिरंजीवी से जुड़ा हुआ, उन सबको आपका फ़ोन मिलेगा।
1946 में राजस्थान में भारत के संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? तो 134 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा अंता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? तो 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 147। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। तो 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चावड़ाओं को पराजित करके भीनमाल राज्य किसके अंडर में आ गया था? गुज्जर प्रतिहार शासकों के अंडर में आ गया था। यह आपका इंग्लिश। फिर इधर आता है अपन निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? यानी किस शहर के अंदर विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री आर्बोरेटम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व वानिकी उद्यान आपका जयपुर में। कहाँ है अभी? विश्व वानिकी उद्यान आपका जयपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? कौन सा? वो तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गंवरी नृत्य सर्वाधिक भीलों के अंदर आपका लोकप्रिय है। अगला देख लेते गाइस, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में देश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई थी। तो 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है केरला, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम्म 143 अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना राजमन्नार समिति की अनुशंसा पे हुई थी। ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये आपको देखना है। तो ये जो सवाल आपका 143 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। ये आप पहला वाला सही है आपका। और दूसरा, सारे मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। बाकी तीसरा और चौथा जो है कथन आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका बी नंबर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नैनूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वांते पाबो। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये आपका कंप्यूटर ही आ गया। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन और विकास करना है। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्कूलों का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 जिले। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान वेर अफेक्टेड बाय द फेमाइन ड्यूरिंग 21 और 22। तो 10 जिले, कितने? 10 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 149, ये आज का आखिरी सवाल है, फिर 150वां आपका मैथ्स का है। तो देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो, ये राजस्थान की एक प्राचीन शिल्प रूप है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और सारे जो मैंने पेपर करवाए वो देख लें। सीईटी का आज सारे पेपर ख़त्म हो गए। अब नए पेपरों के साथ आपसे वापस नई सुबह और नई शुरुआत के साथ मुलाकात होगी।